नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी में हूं नेहा शुक्ला स्ट्रेट टॉक के साथ फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की बात स्ट्रेट टॉक। तो एससीओ में भारत ने तीखे तेवर दिखाए हैं, तल्ख तेवर दिखाए, और ये तेवर कुछ ऐसे हैं कि एससीओ का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट था उस पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत में हुए पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में जिस तरीके से आतंकी वारदातें होती हैं उसका जिक्र किया गया था। कहीं ना कहीं चीन के शह पर पाकिस्तान की कोशिशों की झलक इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में देखने को मिली है, जिस पर भारत आग बबूला हो गया और एससीओ में पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिससे एससीओ का ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो रिलीज नहीं हो सका है। कुछ सवाल इसीलिए निकलकर सामने आते हैं कि एससीओ में जो भारत की भूमिका है उसे कैसे देखा जाए, और सबसे बड़ी बात कि चीन में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर क्या सदस्य देशों को आईना दिखाने की कोशिश की है, क्या पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की है। बिना पाकिस्तान का नाम लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कुछ देशों की तो ये नीतियों में शामिल है कि आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। संयुक्त बयान पर भारत ने हस्ताक्षर ना करके क्या अपनी जो कोशिश की है उसमें उसको कुछ कामयाबी भी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। पहलगाम हमले को शामिल ना किया जाना इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में आखिर क्या एक बड़ा झटका माना जाए भारत की इस समूह में उपस्थिति को, और या उसकी उपस्थिति को ये समूह जो है खास करके पाकिस्तान और चीन की जो जोड़ी है, और इसमें रूस भी आप शामिल कर लीजिए, तो क्या भारत की भूमिका अब कमजोर करने की कोशिश एससीओ में की जा रही है। एक और डेवलपमेंट है जो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के सामने रखा जाए कि ब्रिक्स ने बयान जारी कर ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की। सदस्य देश के रूप में भारत भी ब्रिक्स की निंदा में शामिल है। हालांकि इससे पहले जब एससीओ ने ही ईरान पर हुए इजरायली सैन्य आक्रमण की निंदा की थी तो भारत ने इससे किनारा कर लिया था। तो बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान को एससीओ में क्या अलग थलग कर पाएगा भारत, या भारत खुद अलग थलग देखा जा रहा है। और ईरान, इजराइल, अमेरिका, इस पर भारत की विदेश नीति, अगर हम एससीओ के स्टेटमेंट की बात करें या फिर ब्रिक्स के स्टेटमेंट की बात करें, तो क्या भारत की विदेश नीति अस्पष्ट है, कुछ स्पष्टता नहीं है। समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी इससे संबंधित जो भारत की कूटनीति है क्यों इस पर जो है विरोधाभास या फिर अस्पष्टता की बातें कही जा रही है। हमारे साथ आज के जो पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डीके गिरी जुड़ रहे हैं जो कि फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उत्कर्ष सिन्हा भी जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उत्कर्ष शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर से भारत का इनकार, इसे कैसे देखा जाना चाहिए। खास करके मैं उस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर भी आपकी पहले टिप्पणी लेना चाहूंगी जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का तो जिक्र नहीं है लेकिन बलूचिस्तान में हो रही आतंकी हमले का जिक्र है। इस स्टेटमेंट के कंटेंट पर आपकी कोई टिप्पणी? जी नहीं, देखिए, मुझे एक चीज बड़ी स्पष्ट दिख रही है कि भारत ने पहली बार, जी मैं राजनाथ सिंह को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम एक अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया और बड़ा स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज किया। जी वरना तो पिछले कुछ दिनों से भारत की विदेश नीति या भारत की जो जो नेतृत्व है वो तो अजब सन्नाटे की स्थिति में चल रहा था। तो राजनाथ सिंह ने कम से कम एक स्टैंड लिया, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी वन साइडेड इस तरह का स्टेटमेंट आता है जिसमें कि भारत के पक्ष को नकारा जाता है, तो ऐसे में भारत को अपना प्रोटेस्ट तो दर्ज कराना ही चाहिए था, और वो दर्ज अगर कराया गया है तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, देखिए भारत की प्रॉब्लम क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के नेतृत्व को, राजनीतिक नेतृत्व को इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि दरअसल पिछले 10 साल में जितने ड्रामे, तमाशे, मूवमेंट, विजिट ये सब हुई, वो सब फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, बल्कि उसने फॉरेन पॉलिसी को चौपट कर दिया। मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूं इस बात को।
जी कि हम जहां थे, भारत का एक दुनिया में ऐसा मुकाम था। अगर आप इतिहास उठा के देखें हम लोग अपना, तो इसके पहले चाहे करगिल हो या 71 हो या 65 हो, दुनिया की मेजॉरिटी हमारे साथ होती थी। जी और हमें बहुत गांव गांव घूम के, देश देश घूम के मन बनाने की जरूरत नहीं थी। स्टेटमेंट्स आते थे, जी सपोर्ट मिलता था। तो वो नौबत ऐसी आ गई कि हम 56 कंट्रीज में जाके बता रहे हैं, और उसके बाद भी इस तरह के फोरम्स के ऊपर हमारे साथ हमारी नोटिस क्या, इसको इग्नोरेंस भी नहीं, इसको नेग्लिजेंस बोलेंगे। और बल्कि यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को एज ए कंट्री बहुत हाई रेट नहीं दिया जाना चाहिए उसके गवर्नेंस, उसके हरकतों की वजह से, लेकिन उसने जियोपॉलिटिकल फायदा जो अपना उठाया है, जो उसने चाइना को अपने भीतर बैठाया, जो उसने यूएस के साथ अभी जाके कर लिया, वो अपनी इंपॉर्टेंस को कैश करा रहा है। और वो उसको काउंटर करने में हम चूक रहे हैं। इसको भी हमें समझना चाहिए। एक के बाद एक घटनाक्रम हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं। अब आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप लंच दे रहे हैं, और आप सोचिए कि कितनी बड़ी कंस्पिरेसी। वो कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आए। बहुत अच्छा हुआ नहीं आए। अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप जैसा अनसर्टेन आदमी एक ही लंच टेबल पे दोनों को बैठा देता तो क्या होता जी। तो ये चीजों को अब समझा है, भारत को अब रियलाइजेशन हुआ है, और अब नए सिरे से चीजें हो रही हैं। हालांकि फॉरेन पॉलिसी 1 मिनट में बनती नहीं है, 1 मिनट में बिगड़ती नहीं है। 10 साल बहुत थे। अगर स्विच भी करना था फॉरेन पॉलिसी में, अपनी लाइन को स्विच करना था, तो बहुत टाइम था जब एक स्पष्ट लाइन लेते। लेकिन हम कभी यूएन के भीतर हम पैलेस्टाइन के मुद्दे पर इधर रहते, पैलेस्टाइन तरफ रहते, उसके बाद हम इजराइल को लगातार गलबहियां ढाले रहते हैं, हम रशिया के साथ अपने रिश्ते बनाते हैं, हम यूक्रेन में जाके गले में झप्पी ले लेते हैं। तो ऐसे चलती नहीं है। ये कोई समाज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बड़ी क्रूर है, और भारत ने अपनी जगह बनाई हुई थी। एक के बाद एक इनिशिएटिव, एक के बाद एक लीडरशिप, चाहे नॉन अलाइन मूवमेंट से लेके और सार्क इनिशिएटिव तक चले जाएं हम, तो इंडिया की लीडरशिप रही है, वो इग्नोर नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खास करके एससीओ और ब्रिक्स जैसे जो समूह है, इसमें भारत की जो भूमिका रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसे में एससीओ में अगर भारत की भूमिका को लेकर या फिर उसको कमज़ोर करने का इंटेंशन नज़र आता है तो इसे कैसे देखा जाए। एक ब्रेक लूँगी, इससे पहले कि मैं प्रोफेसर डीके गिरी के पास अपने सवाल के साथ जाऊँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि एससीओ में ये जो बात स्थिति निकल कर सामने आई है, पहलगाम हमले का जिक्र नहीं, भारत का इनकार, क्या पाकिस्तान और चीन अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? और भारत जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अभियान चलाया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई का जो पक्ष है, दुनिया के तमाम देश उसको समझे और पाकिस्तान के खिलाफ उसका साथ दे, लेकिन एससीओ में ही वो मजबूर क्यों हो गया है? जो अन्य देश हैं जहां पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया, वहां पर क्या हासिल हुआ, इस पर अभी भी बहस जारी है। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एससीओ में भारत ने जो तीखे तेवर दिखाए, आतंकवाद का मसला उठाया, और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को लेकर जो देश है उनको कहीं ना कहीं बिना नाम लिए हुए, यहाँ तक कि पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया रक्षा मंत्री ने। तो आखिर ये तीखे जो तेवर हैं वो क्या, कितने इसकी जो है तीव्रता है वो उन देशों के प्रति पहुंची होगी, कितना असर होगा, खासतौर पर यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डीके गिरी लगातार जुड़े हैं, जो कि फॉरेन इशूज एक्सपर्ट है। प्रोफेसर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ कि एससीओ का ये ज्वाइंट स्टेटमेंट, उसके कंटेंट पर मैं आपसे पहले एक टिप्पणी लेना चाहती हूँ, जिसमें जितना कुछ मेरे पास जानकारी इकट्ठा हो सकी है,
बलूचिस्तान का जिक्र होता है, पहलगाम का जिक्र नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी, क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसमें तमाम देशों की सहमति थी, ये भारत को अलग थलग करने की चीन और पाकिस्तान की जो कोशिश है उसमें सहयोग दे रहे फिर तमाम देश, ऐसा देखा जाए? और फिर भारत ने जो हस्ताक्षर करने से इनकार किया, इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें मैं ज्यादा आश्चर्य नहीं हूँ, कारण एक एससीओ गुट है, उसमें भारत को अलग करने में चाइना का प्रयास हमेशा रहा है, और इस बार तो जैसे आप कह रहे हैं स्टेटमेंट से पूरा अलग कर ही दिया, क्योंकि एससीओ और ब्रिक्स ये चाइना का बनाया हुआ जो संस्था है जी। और इस इंडिया को रशिया ने बुलाया जी। और रशिया और चाइना का जो संबंध बढ़ते जा रहा है, पूरा गुट में ब्रिक्स और एससीओ में भारत का एक ही दोस्त कह लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंट फ्रेंड के हिसाब से वो रशिया। लेकिन रशिया का अपना मजबूरी है, एक लड़ाई यूक्रेन में लड़ ही रहा है, तो बाकी देशों का उसका समर्थन चाहिए, विशेषकर चाइना का समर्थन चाहिए, इसीलिए वो रशिया नहीं रहा जिसको भारत अभी भी सोच रहा है कि जो यूएसएसआर था और वही रशिया कमजोर हो चुका है, सुपर पावर अभी नहीं रहा है, उसमें विभाजन हो चुका है, उसमें खंडन हो चुका है इस देश का, और रशिया, तो इसीलिए हमारा जो पॉलिसी है चाइना और रशिया के प्रति ये पूरा गड़बड़ाया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा विदेश नीति में पिछले 10 साल से कि भारत समूचा विफल रहा है, काफी इश्यूज में भारत ने कामयाबी ली है और बड़ा स्मार्टली काम किया है, लेकिन मैं कहते आ रहा हूँ, मैं अपनी किताबों में लिखा है और लेखियों में बोला है कि चाइना और रशिया पॉलिसी में अगर 10 नंबर से अगर मूल्यांकन किया जाए तो उनको तो मैं 2 ही नंबर दूंगा विदेश मंत्री को। ये विदेश मंत्री का क्या कराया हुआ है, क्योंकि वो चाइना में एम्बेसडर थे और चाइना का पॉलिसी उन्हीं को बनाना था, कोई चाइना पॉलिसी हमारा नहीं है, और रशिया के प्रति भी टैक्टिकल जो हमारा करना चाहिए था वो भी नहीं रहा। तो इसीलिए एससीओ में जो हुआ, मैं आश्चर्य नहीं हूँ कि इंडिया को अलग कर दिया गया है, और एससीओ में मैं तो ये मुझे आश्चर्य हो रहा है कि भारत अभी भी एससीओ और ब्रिक्स का क्यों मेंबर है, तो ये इससे क्या फायदा हो रहा है? जो जितना भी नया देश जोड़ रहा है ये सब चाइना का समर्थन कर रहा है, और नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ये गुट जो बन रहा है, जो बाइपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, एक तरह से यूएसए और यूरोपियन यूनियन है जो वेस्ट जिसको कहते हैं, दूसरी तरफ से चाइना और रशिया, साइनो रशियन एक्सिस है, बाकी कुछ नया कंट्री उसमें जोड़ना है, विशेष करके जिसमें तानाशाह है, नॉर्थ कोरिया हुआ, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की परिकल्पना करते हैं, इनका एक गुट बन रहा है। ये 2 गुट अभी बहुत सक्रिय मिलिट्री नहीं है, 2 गुट बन रहा है हमारा जियोपॉलिटिक्स में, और चाइना और रशिया का उनका जो मित्रता है वो तो कहते हैं हमारा इटर्नल फ्रेंडशिप है ना, नेवर एंडिंग फ्रेंडशिप, उसमें भारत घुस के जगह बनाने का जो कोशिश कर रहा है, ये मैं सोचूंगा कि ये थोड़ा सा बचकाना है, और ये बहुत सीरियस थॉट नहीं है। चाइना और रशिया को अलग करना मुश्किल है, और हम अपना ये पूरा समीकरण में अपना जगह बनाना चाहिए, जो इंडिया नहीं बना पाया। इंडिया अभी अलग ही है एक तरह से। लेकिन प्रोफेसर डीके गिरी, आपने कहा कि जयशंकर की विफलता है कि वो चाइना पॉलिसी एक नहीं बना पाए, जबकि वो चीन में एम्बेसडर रहे, एक अच्छा उनका अनुभव देखते हुए ही शायद उन्हें विदेश मंत्री की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपी। लेकिन मैं चाइना पॉलिसी से हटकर मैं पाकिस्तान पॉलिसी भी अगर मैं भारत सरकार की विदेश नीति का हिस्से के रूप में देखूं तो इसे आप कैसे देखते हैं? वो पाकिस्तान जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार कोशिश कर रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय तमाम जो संस्थाएं हैं, मंच है, उस पर पाकिस्तान को अलग थलग करे, लेकिन पश्चिमी देशों ने जो इस पूरे अभियान पर स्टैंड लिया, और अब जब एससीओ में भी भारत को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, पड़ोस में इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, मैं ये कहूंगी, इस शब्द जोड़ने की कोशिश करूंगी कि पड़ोसियों का भी आपको साथ नहीं मिल रहा है, जबकि ये तमाम वो पड़ोसी हैं, चाहे वो आर्थिक ले लीजिए, चाहे वो तकनीक ले लीजिए, चाहे वो सैन्य सहयोग ले लीजिए, इन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर भारत एक बहुत ही की प्लेयर है। इसके बावजूद भारत को अगर इस तरीके से अलग थलग करने की कोशिश में चीन कामयाब हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी को क्या फिर से टटोलने की जरूरत नहीं है? जी
पाकिस्तान पॉलिसी में इसीलिए मैं चाइना का नाम ले रहा हूँ। देखा जाए तो जो एडवर्सरी हमारा है, चाइना बड़ा एडवर्सरी है, पाकिस्तान को तो हम कभी भी निपट लेंगे। इसलिए पाकिस्तान पॉलिसी बनाने की खास जरूरत नहीं था। जब भी पाकिस्तान हमारे ऊपर आंख दिखाएगा हम उसका जवाब करारा दे सकते हैं, और पाकिस्तान को दिए भी हैं। 3 लड़ाई हुई है, तीनों लड़ाई में पाकिस्तान हारा है, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि पाकिस्तान जाके चाइना के गोद में बैठ गया और बाकी कंट्रीज के साथ हो गया, एक विक्टिम कार्ड प्ले करता है। इंडिया ऑन द अदर हैंड, इंडिया प्ले करता है हमें बिग पावर है, वो गलत है। हम लोग एक अलग पावर है करके इंडिया प्ले कर रहा है, थर्ड पोल है। जयशंकर जी का जो सोच है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम मेंटेन करते हैं। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया भी एक पोल बनाएगा, चाहे जर्मनी को लेके, कभी फ्रांस को लेके, जापान को लेके। ये एक गलत है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है। भारत दुनिया के इतिहास को देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके अभी तक कभी मल्टीपोलर वर्ल्ड रहा ही। यहाँ पे तीसरी पोल, जैसे 2 बड़े पार्टी हैं, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, जहाँ बाई पार्टी पॉलिटिक्स है, तीसरे पार्टी टिक नहीं सकता। इसमें यही है कि बाइपोलर वर्ल्ड जहाँ पर है, तीसरे पार्टी को टिकना मुश्किल है, और इंडिया वो टिकने का कोशिश करता है कि हम दुनिया को लीड करेंगे। तीसरी दुनिया का क्या प्रभाव है बताइए? तीसरी दुनिया को जो लीड कर रहा है भारत, ये तीसरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में क्या इन्फ्लुएंस है? ईरान और इजराइल की लड़ाई में तीसरी दुनिया का क्या भूमिका है? यूक्रेन और रशिया का लड़ाई में तीसरी दुनिया का क्या प्रभाव है? इसलिए तीसरी दुनिया एक ब्लॉक है, डेवलपमेंट का डिमांड कर सकता है बेशक, लेकिन ये एक फोर्स नहीं बन सकता। ये अपना बात रख सकता है जी, WTO में, यूनाइटेड नेशंस में, G77 पहले था, उसमें रख सकता था। इसमें लेकिन सिक्योरिटी जहां अपरेटस है हमारे दुनिया का, उसमें तीसरी दुनिया का रोल नहीं है। और इंडिया इसी गलतफहमी में ये अब बस के कि हम नॉन अलाइन है, हम इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है, हम मल्टीपोलर हम लीड करते हैं, हम सबके साथ जाएंगे, ये सबके साथ जाएंगे। जब मैं उड़ीसा में बैठा हूँ, हमारे एक कहावत है उड़ीसा में, इस घर में तुम मासी हो, उस घर में तुम पीसी हो। मतलब यहाँ पे मैं तुम्हारा माँ का बहन हूँ, उसमें तुम्हारे पिताजी का बहन है। ये नहीं चलेगा सर। ये जहाँ लड़ाई में लोग अपना मोर्चा बांध लिए हैं, उसमें कहना है कि मैं रशिया के भी साथ हूँ, अमेरिका के साथ हूँ, जापान के साथ हूँ, और यूक्रेन के साथ हूँ, फिर ताइवान के साथ हूँ, चाइना के भी साथ हूँ। ये संभव नहीं है। तो इसीलिए भारत को ये सोचना है, आप कहाँ खड़े हो आज? आप खड़े हो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के साथ खड़े हो तो बोलो खुल के, हम वेस्ट क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि जब वेस्ट के साथ भी हमारा कहीं पॉलिसी अलाइनमेंट नहीं है, हम वेस्ट को क्रिटिसाइज कर जी। और जैसे जयशंकर जी JNU से हैं, मेरे से 2 साल सीनियर हैं, 3 साल, तो ये सोचते हैं कि ये सेमिनार, मैं सेमिनार में जैसे बहस होता है, मैं बहस करके दूसरे पार्टी को मैं एम्बैरस कर दूं, ये बहस नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। आप कि यूरोप को जाके कहते हैं कि यूरोप तुम्हारा प्रॉब्लम तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, बैकवर्ड प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। ये बात नहीं। दोस्ती जहां बनाना होता है उसमें बहस करके दोस्ती अब नहीं बना सकते। तो ये अमेरिका भी यही इसीलिए खुंदक खाया हुआ है कि तुम कहाँ हो। हमने क्वाड अमेरिका बनाया, 4 कंट्री ने, क्वाड को इन्होंने एनजीओ बता दिया। क्वाड को बनाया था चाइना को घेरने के लिए, इंडिया पैसिफिक में 4 कंट्री मिलके। और जो इंडिया को पूछो तो बोलते हैं ये तो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पे हम डिस्कस करते हैं। ये बचकाना नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि हम डेवलपमेंट की बात करें क्वाड में। क्वाड इज ए सिक्योरिटी अलायंस टू कंटेन चाइना। चाइना के प्रति हमारा 3 पॉलिसी था, 3C था, कॉन्फ्रंटेशन, कंटेनमेंट या कोऑपरेशन। ये तीनों में से हमें दिख नहीं रहा। आप मुझे बताइए चाइना के साथ हमारी क्या पॉलिसी है? जब वहां जवान घुस आते हैं, हम घुसे हुए हैं। हमारा 5000 नेहरू से लेकर आज तक 4800 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, इंडिया की जमीन चाइना के हाथ में जी। तो इसको चाइना बनाना चाहिए। नेहरू को भी धोखा दिया चाइनीज ने, वाजपेयी को धोखा दिया चाइनीज ने, और मोदी जी को भी धोखा दे रहे हैं चाइनीज ने, कारण जयशंकर जी के चलते। जी जी, एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। जब बात चाइना के साथ कोऑपरेशन की होती है तो ये कह सकते हैं कि भारत कभी भी चाइना का नाम नहीं लेता है। जब भी कुछ सीमा विवाद या फिर कुछ जो है स्टेटमेंट जारी होते हैं तो चाइना का या फिर अमेरिका के साथ जो तल्खी है उसमें भी सीधे सीधे अमेरिका का नाम नहीं लिया जाता है। तो महाशक्तियों को उनके साथ संबंधों पर जब कुछ जटिलताएं आती हैं तो भारत की ये विदेश नीति दिखती है कि वो सीधे सीधे उनका नाम लेने से
हिचकते हैं। क्या यही अस्पष्टता रही है जिससे भारत को कोई भी जो है भरोसे की नज़र से अब शायद नहीं देखता है? ये सब जो है इस पर बहस होनी चाहिए ताकि विदेश नीति कहाँ कमज़ोर पड़ रही है, जिससे पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा भारत खुद एससीओ में जो है शायद अलग-थलग पड़ता नज़र आने लगा। भारत की जो भूमिका है ब्रिक्स में, ये क्या नरम और एससीओ में क्या गरम दिख रही है और इसके क्या मायने? क्या ये भारत की विदेश नीति को एक बार फिर से जो है कंफ्यूज पॉलिसी की तरह से दर्शाती है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उत्कर्ष सिन्हा जुड़े हुए, आइए उनके पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। उत्कर्ष सर, समझना चाहती हूँ कि जो सजेशन लंबे समय से प्रोफेसर गिरी मेरे भी कई कार्यक्रमों में देते रहे हैं कि भारत को अब एससीओ और ब्रिक्स जैसे संगठनों का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, वो मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें अपने दोस्तों को चुनना होगा। क्या आप भी इससे सहमत हैं या असहमत है? तो क्यों? ये हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि अगर एससीओ और ब्रिक्स से अगर भारत अलग हो जाता है तो कहीं ना कहीं तमाम जो इसके सदस्य देश हैं उससे जो संबंध है उसे आप कैसे देखते हैं? और जब बात जियोपॉलिटिक्स की आती है तब ये फैसला कितना मुश्किल? जी देखिए, ये भी नहीं आप कर सकते कि आप एक झटके में चीजों को तोड़ दें। कहीं भी जुड़ना और कहीं से निकलना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम काम कर रहे हैं, जब इसकी गंभीरता हमारे सामने है, तो हमें पहले ये तय करना होगा कि हम कहीं एसोसिएट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं जी। और अगर हम उस एसोसिएशन के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके चल रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने बहुत बहुत क्लियरली अभी हम लोगों को बताया कि ब्रिक्स चाइना ने क्यों बनाया, तो वो उसकी जरूरत थी और हम उसके लिए सिर्फ इसलिए कि चलो हम यहां भी हैं, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि हर जगह अपने आप को खड़े करने की, हर लाइन में जब आप खड़े रहेंगे तो आप किसी लाइन में नहीं खड़े रहेंगे। तो आपको ये अब भी एनालिसिस करनी चाहिए कि अगर हम क्वाड में हैं तो क्यों हैं, हमसे बाकी को क्या फायदा हो रहा है, बाकी को हमसे क्या फायदा हो रहा है। जी। ब्रिक्स में है तो भी यही लाइन है, एससीओ में है तो वहां भी यही हमको देखना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हम हर जगह जाके खड़े इसलिए हो जा रहे हैं कि ठीक है हमारे 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फैसिलिटेशन हो जा रहा है। जी। यहां पे देखिए यही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी अगर ट्रेड पॉलिसी हो गई तब तो मामला मुश्किल है। अच्छा, दुनिया में जो घमंजा मचा हुआ है वो कुछ दिन पहले तक, अगर आप देखिए 1-2 साल पहले तक ऐसा लग रहा था कि दुनिया में व्यापार के अलावा कुछ है ही नहीं रिश्ते में। जी। मतलब ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी चल रही थी और उसके बाद क्या हुआ, 1-to-1 फाइट होनी शुरू हो गई। जितनी लड़ाइयां इस पिछले 12 महीनों में एक साथ हुई हैं, इतनी तो मेरे ख्याल से 47 के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले कभी ग्लोब में एक साथ इतनी जंग नहीं चल रही जी। इंटर कंट्री कह लीजिए, विद इन कंट्री कह लीजिए, टेररिज्म कह लीजिए। तो अब आपने इसके बारे में सोचा नहीं। मैं कह रहा हूं कि ब्रिक्स को एनालाइज करो, आप एनालाइज करो, क्वाड को एनालाइज करो, रीऑर्गेनाइज करो और प्रोटेस्ट दर्ज करो जी कि हम अगर हमारे ये हित आप नहीं देख सकते, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है, तो मुझे बताइए कि मुझे आपके साथ क्यों रहना चाहिए जी। अगर भारत, देखिए भारत ऐसा नहीं है कि दुनिया के लिए बड़ा कमजोर देश है। हमारी चाहे पॉपुलेशन डिविडेंड हो, हमारा मार्केट डिविडेंड हो, मार्केट साइज हो, हमारा जो हमारी इकोनॉमी का साइज दुनिया में 4थे नंबर की। जी, हमारे पास वर्कर्स की जो फोर्स है पूरी दुनिया में काम करे, तो हमारी जो ताकत है हम उसको सेंटर में रख के क्यों नहीं ये नेगोशिएशन करते? यही नेगोशिएशन की जो क्षमताएं हैं उससे ही अभी मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ। अभी प्रोफेसर साहब ने जयशंकर का एनालिसिस कर दिया। जयशंकर क्या चाइना पॉलिसी बनाएंगे? उनकी तो चाइना पॉलिसी एक लाइन में उनके एक स्टेटमेंट में थी। उनका स्टेटमेंट था कि अपने से मजबूत से लड़ने में समझदारी नहीं।
अरे यार, आप पहले ही ये कह दे रहे हो कि आपसे मजबूत है, हम लड़ेंगे नहीं। दिखाया ना ईरान ने कौन मजबूत था, कौन कौन कमजोर था। भाई लड़ना है, हमारे हित है, हमारी जमीन है, हमारी टेरिटरी है। जी। आप टिक टैक पे बैन लगा लोगे और दिवाली आएगी तो झालर पे बैन लगा लोगे, एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाओगे और बाकी ट्रेडिंग भाई आज अगर इंडिया ट्रेड में, ठीक है डिपेंडेंसी तो इंडिया की भी है चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, मेक इन इंडिया आपने इतना बड़ा बनाया था तो वो तो फेल हो गया। अब आपकी डिपेंडेंसी है मार्केट के लिए, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेटेजिकली कुछ जगहों पे तो हाथ लगा सकते हैं ना जी। चाइना को भी तो बाजार चाहिए, बिल्कुल। तो टेबल पे आएगा कैसे अगर हम आपकी सारी बातें मानते रहेंगे। बोले वो घुस गया, हमने एक बयान दिया ना कोई घुसा है ना घुसेगा, लेकिन घुस तो गया। उसके बाद आपने जहां भी देखा, पाकिस्तान के भीतर देखा जी, वही दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा तो चाइना अपनी पॉलिसी से नहीं अलग हुआ है, हम अपनी पॉलिसी से बहुत दूर चले गए हैं। हम अपनी पॉलिसी, नई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर पाए हैं। अगर कोई पूछे कि इस बात का जवाब कि पिछले 10 साल में भारत की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग लाइन अगर एक बनती जाए, एक लाइन कोई खींची जाए और वो सीधी हो या मतलब ऑलमोस्ट सीधी हो, हाँ हमने स्टैंड लिया, अपने लिए भी स्टैंड लिया है और जो अदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसके भीतर भी हमने क्लियर इंटरेस्ट स्टैंड लिया। जी जी, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है जी, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो। इसलिए ईरान का जो उदाहरण है बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या ये एक अवसर था जिस पर ये सीधी लाइन खींची जा सकती थी, भारत की विदेश नीति सही या गलत? ईरान एससीओ का भी सदस्य है, ब्रिक्स का भी सदस्य है, तो मैं समझूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। प्रोफेसर गिरी से समझने की कोशिश करूंगी कि अगर देखा जाए तो पश्चिम देशों का जो समूह है, गुट है, चाहे G7 की बात कर लो, नाटो की बात कर लो, कहीं ना कहीं अगर चीन कोशिश करता है कि भारत को जो है वो कमज़ोर दर्शाए या फिर अलग थलग करने की कोशिश करे और इसमें पाकिस्तान को वो पूरी शह देता है, तो वहाँ पर भी फ्रांस का नाम लिया जा सकता है। लेकिन फ्रांस जिस तरीके से अपनी जो सीधी रेखा, जिसे विदेश नीति की स्पष्टता कह सकते हैं, जिस तरीके से वो खींचता है और लोगों के सामने रखता है, यहाँ पर भारत क्यों इससे चूक जाता है बार बार? भारत की भूमिका ब्रिक्स और एससीओ में क्या, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि एक बहुत ही तल्ख स्टैंड लिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं कर। हमारे साथ प्रोफेसर गिरी लगातार जुड़े हुए हैं, आइए उनके पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। प्रोफेसर गिरी, सबसे पहले जिस सीधी रेखा की बात उत्कर्ष सर ने कही कि विदेश नीति की स्पष्टता तो कम से कम होनी चाहिए कि आपकी जो नीति है वो कॉन्टिन्यूटी में किस तरह की दिख रही है। चाइना पॉलिसी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं पूरा ओवरऑल अगर एक तस्वीर थोड़ा सा बड़ा करके देखूं, इन्हीं दो समूहों को एससीओ और ब्रिक्स को लेकर देखूं, तो ईरान को लेकर पहले एससीओ का बयान आता है कि ईरान पर जो मिलिट्री अटैक हुआ है ये, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। भारत बयान जारी कर इससे खुद को अलग कर लेता है। फिर 24 जून को ब्रिक्स एक स्टेटमेंट जारी करता है और भारत इसमें शामिल है। क्या इसे आप किस तरह का जो है स्टैंड मानते हैं, स्पष्ट? और 24 जून को जो ब्रिक्स का स्टेटमेंट आया उसमें मैं एक परिवर्तन बस ये कह सकती हूँ कि ना इजराइल का नाम था ना यूनाइटेड स्टेट्स का नाम था। क्या यही वजह रही कि सीधा सीधा क्योंकि इजराइल और अमेरिका का नाम नहीं है इसलिए भारत को इसमें कोई आपत्ति नहीं है? एससीओ देशों ने जो कड़ी निंदा की उसमें भारत को आपत्ति थी, उसने खुद को अलग कर लिया। ये चल क्या रहा है भारत की विदेश नीति में? जी, भारत के विदेश नीति सीधी लाइन ये लोग खींच नहीं पा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, मैंने पहले शायद आपका चैनल में भी कह चुका हूँ और स्पष्ट से कहना चाहिए कि जयशंकर जी जो फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर और उनका फॉरेन मिनिस्ट्री, इनका जो विदेश नीति फेल हो गया है, ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं हमारा क्या रणनीति होना चाहिए। भारत बीजेपी विशेष करके हमारा सभ्यता, हमारा जो पुराना नॉलेज है, चाणक्य का हुआ या
भगवान कृष्ण का हुआ, हमारा अपना सभ्यता से विश्वास करता है। मैं जयशंकर जी को एक कहूंगा कि महाभारत का एक एपिसोड घर में बैठ के देख, यानी जो महाभारत का है उसमें ये लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं अपना भाई बलराम, जहाँ धर्म और अधर्म का लड़ाई हो रहा है उसमें आप तीर्थता में चले गए तो एक ही जगह बचती है लड़ाई का मैदान, उसमें आप निरपेक्ष नहीं रह सकते, इधर आप धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ। तो ये क्लियर लिखा, भगवान कृष्ण ने निरपेक्षता को ठुकरा दिया है। चाणक्य ने कहा था कि अपना जो आप मोर्चा बांधते हो दोस्तों को साथ लेके चलो। ये कौन सा फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं? बीजेपी एक ट्रेडिशनल इंडियन विजडम को फॉलो करता है, जयशंकर जी कौन सा फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जी? इसमें एकला चलो रे, अकेले चल रहे हैं और कहीं अब यूरोप के साथ जाके लड़ते हैं, फिर उसके बाद अमेरिका को कहते हैं कि हम जो करें ठीक करेंगे, सेमिनार नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऐसे में प्रोफेसर गिरी आपने ही कहा था कि आप खुलकर कहिए ना कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ हैं, तो क्या यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं आती कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिलिट्री स्ट्राइक किया गया, पहले इजराइल की तरफ से और फिर अमेरिका की तरफ से? इसकी निंदा की जा सकती थी, वो इसलिए की जा सकती थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के ऑपरेशन सिंदूर को जो है बहुत ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ही गलत हो गया, भारत ने बहुत गलत कर दिया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके। क्या भारत इस तरीके से इस अवसर का इस्तेमाल कर सकता था जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया जा सकता था? ट्रंप के पास तो वो भी नहीं था जी। लेकिन वो ठीक है, आपने जब लोकतंत्र की बात कही, लेकिन ईरान की जो बात करती हैं, ईरान में अपना दोस्ती का दुहाई देते हैं, लेकिन ईरान से हम तेल जो ले रहे हैं, हम अगर ईरान के खिलाफ बोलेंगे, वो बोलेंगे तो ये तेल का व्यापार गड़बड़ा जाएगा। तो जो सिन्हा साहब बात कर रहे थे, व्यापार की बात चल रही है, तो व्यापार गड़बड़ा। लेकिन ईरान का रोल देखिए, ईरान इसराइल के खिलाफ क्या किया? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पे 3X जो उसने बनाया था, हमास, हिजबुल्लाह, हौथीस, ये तीनों को लेकर इजराइल को घेरा। और इजराइल का ये तीनों जो उग्रवादियां हैं, टेररिस्ट हैं, उनका एक ही लाइन है कि ईरान को नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। सॉरी, इजराइल का अस्तित्व, इजराइल का अस्तित्व दुनिया में नहीं रहना चाहिए। इजराइल एज ए कंट्री खत्म हो जाए तो इजराइल करेगा क्या? तो लड़ेगा ही। लेकिन इजराइल आज पावरफुल क्यों है? पूरा अरब वर्ल्ड को चैलेंज करके क्यों रखा है? जो अरब वार हुआ था, 6 कंट्री से लड़ाई किया, अब कैसे हरा दिया? 10 मिलियन लोग, कैसे? 1 करोड़ लोग हैं वहां पे। कारण उसके पीछे रसा है और वेस्ट है। इसीलिए अब देखिए, इजराइल हमला कर रहा था विदाउट यूनाइटेड नेशंस परमिशन, अमेरिका भी हमला कर दिया, अमेरिका भी जो न्यूक्लियर कर दिया। दुनिया ने क्या किया? मोदी जी सही कह, मोदी जी का सोच सही है, लेकिन को ठोस अब फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक एडवाइस नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में? बहुत दुरुस्त बात उन्होंने कही कि शांति का मार्ग भी शक्ति के थ्रू ही जाता है, शक्ति के जरिए में जाता है। आपके पास शक्ति होगा तब आप शांति के लिए कह सकते हैं और शांति को आप अमन कर सकते हैं, लेकिन ये शक्ति दिखाना चाहिए। ये शक्ति आजकल पावर ही बोलता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसके पास पावर है उसी का बोलबाला है। आप इसलिए चाइना ने क्या किया? ईरान उनका ब्रिक्स का मेंबर है। जब इस दोनों कंट्री ने हमला कर दिया, इन्होंने चू नहीं किया। चाइना स्टेटमेंट दे रहा है, चाइना और रशिया, क्योंकि ये अगर थर्ड वर्ल्ड हो जाए तो उनका ट्रेड गड़बड़ा जाएगा। चाइना लड़ाई नहीं चाहता है, चाइना चाहता है पूरा दुनिया में सबसे रिच कंट्री बनना और दुनिया में बात उसी के जरिए में रूल करना। रशिया रूल नहीं चाहता वर्ल्ड में, जी जिनपिंग चाहता है, इसका महत्वाकांक्षा है। लेकिन इंडिया हमारा कहाँ हमारा शक्ति दिखा रहा है? जिसे अपने का डेमोग्राफिक डिविडेंड हो या मार्केट डिविडेंड हो, वो कहाँ दिखा रहा है? यहाँ की लड़ाई होती है जी। तो आप बड़े ताकत से लड़ नहीं सकते। ये बड़ा बेवकूफी वाला स्टेटमेंट। आजकल का लड़ाई 2 कंट्री के बीच में नहीं होता है। प्रॉक्सी यूक्रेन कैसे रशिया को चैलेंज कर रहा है जी, इतना बड़ा पावर को, और 3 साल से लड़ रहा है। ये जयशंकर कहाँ से स्टेटमेंट देती कि बड़े ताकतों के खिलाफ ये नहीं करना चाहिए? तो तुम पहले हार बनाते, मैंने इस स्टेटमेंट से उनको रिजाइन कर देना चाहिए विदेश मंत्री जी। क्यों आज किसी कंट्री अकेले नहीं लड़ रहा है? देखिए, ईरान भी जो लड़ रहा था या ये सीरिया लड़ रहा था, बाकी लोग को अपन सप्लाई कर रहे थे। पूरा इसमें व्यापार चलता है ओपन का। इसीलिए कोई भी लड़ाई बाईपार्टिसन 2 कंट्री के बीच में नहीं होता है, इसमें बाकी सारे काफी सब अलायंस रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा आपका दर्शकों के लिए कि अब समय आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब अकेला खड़े दिखे और पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करके दुनिया से सिंपैथी बटोर रहा है। अब इंडिया बिग पावर शो करके सबको एलिमिनेट कर रहा है।
तुम इतना बड़ा पावर हो तो 56 कंट्री में लोग भेज के काहे का अपना तो सफाई दे रहे थे, डटे रहे थे, दुनिया जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये कंफ्यूजन है, ये टोटल कंफ्यूजन है। एक तरफ से डेलीगेशन भेज के लोगों को कह रहे तो हम सही हैं भाई, हम टीम है, दूसरे तरफ करने की जरूरत नहीं था। अब ये सीज फायर क्यों हुआ? बम्बार्ड करते पाकिस्तान को, खत्म करते, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करते, एक तरह से सीज फायर कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, लड़ाई से किसी को फायदा नहीं होता, लेकिन सीज फायर किया भी है, हमला करके किया। लेकिन उसके बाद देखिए, अब आप जो अब कह रहे हैं कि इंडिया अकेले दिख रहा है, इसका पॉलिसी के कारण, और इंडिया अपने आप को आइसोलेट कर चुका है। एससीओ ब्रिक्स में तो रहना ही नहीं चाहिए। तो उसी का घर में जाके उन्हीं से आप सिंपैथी एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनसे सॉलिडारिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब ये शो कर दिया चाइना ने कि इंडिया तुम यहाँ कोई नहीं है, तुम हंसिए हो यहाँ पे, हमारे कुछ हंसिए। बिल्कुल, मैं उत्कर्ष सर से एक छोटी टिप्पणी लेना चाहती हूँ कि अगर एससीओ और ब्रिक्स यहाँ पर भारत के हित नहीं साधे जा सकते हैं, खास करके पाकिस्तान और चीन के साथ जिस तरीके से सीमा को लेकर ही या फिर आतंकवाद को लेकर ही, अगर ये जो बहुत ही जटिल द्विपक्षीय मुद्दे हैं, अगर ये हित नहीं साध पा रहा है भारत, तो फिर क्या वाकई ये समय आ चुका है जब इन प्लेटफॉर्म से भारत को अलग कर लेना चाहिए, या फिर अगर झुकाव उसका पश्चिमी देशों की तरफ से है, वो अमेरिका को नंबर 1 दोस्त बनाना चाहता है, हालांकि अमेरिका भी उसको बार बार ठेंगा दिखा रहा है, तो वाकई में संतुलन बनाने की कोशिश, लेकिन असंतुलन या फिर एक तरफ से झुकाव, जरूरत क्या है भारत की विदेश नीति को? उत्कर्ष सर। नेहा, सबसे पहली बात ये कि अमेरिका की तरफ अगर झुकाव दिखाना है तो ये सबसे बड़ी भूल होगी जी, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो अमेरिका के साथ रिश्ते उस तरह से, अमेरिका अपनी प्राथमिकताओं को साउथ एशिया में खास तौर पर जिस तरह से, जितना फ्लेक्सिबली वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लेता है, क्या भारत उतना फ्लेक्सिबली इस्तेमाल होने के लिए तैयार है? और अगर नहीं है तो अमेरिका के लिए भारत की कोई महत्व उतना बनता नहीं है। तो वहां पर एक रिस्क है। दूसरा, अमेरिका के जितने भी पार्टनर्स हैं, आप देखो नाटो के साथ वो क्या कर रहा है। नाटो में भी तो यूक्रेन जी गिरीश सर कुछ बोल रहे थे। जी सर, बात जी ठीक है, समय समाप्त भी हो रहा है, उत्कर्ष सर बात पूरी करें जी। वो एक नाटो के भीतर भी एक टाइम ऐसा आ गया था जब ढेर सारी कंट्रीज यूक्रेन और रशिया को लेकर के अमेरिका और उनके बीच में नहीं रह गया था तालमेल। मेरा ये कहना है कि आप किसी जगह से रातों रात एग्जिट ले लेने की स्थिति में है क्या? लेकिन एक अल्टरनेटिव, अभी अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क फिर से रीडिजाइन करें और एक अल्टरनेटिव कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करें, बिल्ड करना शुरू करें अपने लोगों के साथ, ऐसे लोग, ऐसे देश जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हैं बहुत सारी चीजों पे। सबसे बड़ी चीज है वैल्यूज। ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहते हैं असल में जी। ग्लोबल साउथ बहुत बड़ी चीज है। ग्लोबल साउथ में लैटिन अमेरिका भी है। एक टाइम था जब WTO के अगेंस्ट जब कैंपेन चल रहा था, पीजेंट मूवमेंट और बाकी सारे चल रहे थे, तब तो ग्लोबल साउथ बहुत स्ट्रांग था। ब्राजील, कोरिया और इंडिया एक लाइन पे आते थे तब। वो एक अलग चीज है। बट आज की दौर में जब आप डिफेंस और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल साउथ, सारा पावर तो नॉर्थ में बैठा हुआ है ना जी। सारा पावर नॉर्थ में बैठा। आपको छांटना पड़ेगा कि यूरोप को वो में कौन ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे वैल्यू से लेके, बिजनेस से लेके और डिफेंस तक वोकल कौन हो सकता है, कौन होता रहा है। इसी तरीके से आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट के भीतर देखिएगा, आप एशिया, सबसे बड़ा फील्ड तो एशिया है जी। एशिया के भीतर हमको देखना होगा। जापान एक है हमारे साथ, मान लीजिए एक स्टेटमेंट आया था उसका, बट जापान अभी कितना बड़ा मिलिट्री पावर है, या अभी उसने अपने आप को अब ओपन करना शुरू किया है डिफेंस के लिए। बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, आपको सौदे चाहिए डिफेंस के लिए। तो नेशनल सिक्योरिटी जब बात हम करते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी जब होती है तो वो सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं होती, वो आपकी सॉवरेंटी को सिक्योर करने के जितने हैं, या आपकी जो कंट्री की फिलॉसफी है उससे लेकर के, उसके ऊपर कोई आंच ना आए, वहां से लेके और अपने बॉर्डर तक, अपने हितों,
आपको सिक्योर करना पड़ता है। बिल्कुल। वहां ये आपको फिर से इवॉल्व करना पड़ेगा, विड्रॉल तुरंत करके और आंखें दिखा के, तो जी। आप जो है वो भी खो देंगे। बिल्कुल, समय समाप्त हो गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उत्कर्ष सर आपका भी, प्रोफ़ेसर गिरी आपका भी कि आपने समय दिया। प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े स्ट्रेट टॉक के दर्शकों तक हमने जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश की कि भारत की विदेश नीति जटिल या फिर उलझी हुई क्यों नज़र आती है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, वहाँ पर भारत की भूमिका क्या उसे अलग-थलग करने की कोशिश में चीन और पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन लाने की ज़रूरत है या फिर क्या स्पष्टता लाने की ज़रूरत है ताकि भारत की कूटनीति को जीत हासिल हो सके, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार आतंकवाद को लेकर भारत जो कोशिश कर रहा है, क्या उसे एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं? आप लिखकर भेजिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपने विचार भेज सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।